नमस्कार। आज के इस खास ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य प्रशासन और विशेष रूप से सम्राट अशोक के धम्म की गहराई में उतरने वाले हैं। इतिहास और प्रशासन को बारीकी से समझने वाले हम सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक बेहद क्रूर विजेता एक महान नैतिक राजनेता में बदल गया। हम सिर्फ किंवदंतियों या सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, बल्कि ठोस सबूतों के साथ इस अविश्वसनीय सफर का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस एजेंडे में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले शासन का निर्माण, फिर कलिंग का टर्निंग पॉइंट, उसके बाद अशोक के शिलालेखों को डिकोड करेंगे, फिर धम्म और मौर्य प्रशासन का सीधा कनेक्शन समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आधुनिक शासन में इसकी क्या विरासत बची है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, शासन का निर्माण। देखिए, एक महान प्रशासक को समझने के लिए हमें उस क्रूर राजनीतिक माहौल को समझना होगा जिसने उसे गढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसके सिंहासन के लिए एक बहुत खूनी संघर्ष हुआ था। इस क्रोनोलॉजी पर जरा ध्यान दीजिए। अशोक कोई जन्म से संत नहीं थे, वो एक बेहद सख्त और सुलझे हुए प्रशासक थे। जब उन्होंने तक्षशिला के एक बहुत बड़े विद्रोह को कुचला था, तब उन्हें एक बात समझ आ गई थी, जनता में अशांति अक्सर सीधे बगावत करने का नतीजा नहीं होती, बल्कि वो भ्रष्ट अधिकारियों के खराब रवैये के कारण पैदा होती है। अब एक बात जो इतिहास की परीक्षाओं में अक्सर आती है, वो है स्रोतों यानी सोर्सेस की विश्वसनीयता। श्रीलंकाई और बौद्ध ग्रंथों में दावा किया गया है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। लेकिन सच कहूं तो इन ग्रंथों ने अशोक की शुरुआती क्रूरता को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया, ताकि बाद में उनके हृदय परिवर्तन को एक चमत्कार जैसा दिखाया जा सके। इसके उलट अगर आप खुद अशोक के शिलालेख पढ़ेंगे तो वहां एकदम जमीनी हकीकत दिखती है। वहां साफ तौर पर उनके जीवित भाइयों और परिवार के सदस्यों की देखभाल का जिक्र मिलता है। इन सब के बावजूद इतिहास के पन्ने बताते हैं कि अशोक का सफर रातों रात नहीं बदला, बल्कि ये 3 अलग अलग मनोवैज्ञानिक चरणों से होकर गुजरा। पहला था कामाशोक, यानी एक ऐसा राजकुमार जो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं में डूबा रहता था। फिर आया चंडाशोक, एक बेहद क्रूर शासक जिसने खौफ के बल पर राज किया, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसने पाटलिपुत्र में नर्क जैसी एक खौफनाक जेल बनवाई थी। और अंत में एक दार्शनिक और शांत राजा, धम्माशोक। और अब हम आते हैं खंड 2 पर, कलिंग युद्ध का मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चंडाशोक से धम्माशोक बनने की कहानी कोई धीरे धीरे आया बदलाव नहीं थी। ये भारतीय इतिहास के सबसे खूनी अध्याय से मिला एक बहुत बड़ा और हिंसक झटका था। स्क्रीन पर दिख रहा ये आंकड़ा 1 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सिहरन पैदा करने वाली हकीकत है। अपने शासन के 8वें साल में अशोक की सेनाओं ने कलिंग में 1 लाख लोगों का वध किया और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस पूरे इलाके की 1/3 आबादी या तो मार दी गई या विस्थापित कर दी गई। जरा 13वें प्रमुख शिलालेख की इस बात पर गौर कीजिए। ये कोटेशन उस साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। इतने बड़े पैमाने पर लाशें देखकर और मौत का वो तांडव महसूस करके अशोक पूरी तरह टूट चुके थे। इसी बोझ ने उन्हें सैन्य विजय का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने और शासन के एक एकदम नए नैतिक दर्शन को अपनाने पर मजबूर कर दिया। तो शासन के इस नए दर्शन को उन्होंने लागू कैसे किया? आइए खंड 3 में अशोक के शिलालेखों को डिकोड करते हैं। सोचकर देखिए, जब आपने युद्ध और तलवार का रास्ता ही छोड़ दिया हो, तो अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैले इतने बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार कैसे जताएंगे? इसके लिए अशोक ने कम्युनिकेशन की एक ऐसी शानदार रणनीति बनाई जो इतिहास में मिसाल है। उन्होंने मुख्य व्यापारिक रास्तों की चट्टानों और खंभों पर अपने निर्देश लिखवाए, वो भी ब्राह्मी, प्राकृत और अरामाइक जैसी आम लोगों की स्थानीय भाषाओं में, ताकि एक शांतिपूर्ण समाज के नियम हर एक नागरिक तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। अगर आप प्रशासन को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो इन शिलालेखों को सही कैटेगरी में बांटना बहुत जरूरी है। जहां प्रमुख शिलालेख आम जनता के लिए किसी खुले संविधान की तरह काम करते थे, वहीं स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट्स राज्य का काम संभालने वाले अधिकारियों के लिए बिल्कुल एक सख्त ऑपरेशनल मैनुअल की तरह थे।
और जो गुहालेख यानी गुफाओं के शिलालेख है, वो इस बात का पक्का सबूत है कि अशोक सभी धर्मों और संप्रदायों का बराबर सम्मान करते थे। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ। धम्म और मौर्य प्रशासन का आपस में क्या तालमेल था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन पत्थरों पर क्या संदेश लिखा गया था, और ये सिर्फ एक धार्मिक प्रवचन न होकर एक प्रशासनिक टूल कैसे बन गया। दोस्तों, असल में धम्म कोई धार्मिक उपदेश था ही नहीं, ये तो प्रशासन का एक मास्टर स्ट्रोक था। इतने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों वाले विशाल साम्राज्य को एक धागे में पिरोकर रखने के लिए अशोक ने तलवार के बजाय नैतिकता, सम्मान और सहिष्णुता जैसे व्यवहारिक नियमों का इस्तेमाल किया। इसे आज के सिस्टम से जोड़कर देखते हैं। अगर हम प्राचीन मौर्य नौकरशाही की तुलना आज के सिस्टम से करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो कितनी एडवांस थी। उनके धम्म महामात्य बिल्कुल आज के हमारे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स की तरह ही थे। उनका सीधा सा काम था सम्राट के बनाए नियमों को जमीन पर सख्ती से लागू करना और समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, खंड 5, आधुनिक शासन में इस व्यवस्था की विरासत। आज के समय में हमारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, उन्हें सुलझाने में ये प्राचीन नियम बहुत काम आ सकते हैं। 12वें प्रमुख शिलालेख में अशोक ने वाक संयम यानी अपनी भाषा और बोलने पर कंट्रोल रखने की बात कही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि जो इंसान अपने धर्म के झूठे घमंड में दूसरों को नीचा दिखाता है, वो असल में अपने ही समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, स्थिति कितनी मिलती जुलती है। हजारों साल पहले अलग अलग गुटों में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए अशोक ने जिस वाक संयम का नियम बनाया था, आज की हमारी सरकारें भी तो सोशल मीडिया पर भड़कने वाले नफरत भरे भाषणों और डिजिटल ध्रुवीकरण को रोकने के लिए उसी फॉर्मूले की तलाश कर रही हैं। समस्या आज की है, लेकिन उसका सटीक इलाज हमें मौर्य काल से मिल रहा है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आता है? जो लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं या प्रशासन के काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है। लोक प्रशासन में जनता के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, संवाद यानी डायलॉग को सबसे ऊपर रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि सत्ता का असली पावर ताकत या हथियारों में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे में होता है। और अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले बिना किसी तकनीक के एक इंसान इतने बड़े और बंटे हुए उपमहाद्वीप को आपसी सम्मान और सहिष्णुता के बल पर एक कर सकता है, तो आज हमारी इतनी एडवांस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ऐसा करने से क्या रोक रहा है? क्या आज के इस बंटी हुई डिजिटल दुनिया को जोड़ने के लिए हम धम्म के इन सिद्धांतों को दोबारा लागू नहीं कर सकते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।